उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर छोटू हाथ में छोटा सा तकिया पकड़े खड़ा था। जानू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो परेशानी से उसे देखते हुए अपने बाजुओं में उठा चुकी थी, जबकि ताशफियान भी कमरे के बाहर बच्चे को खड़े देखकर सामने आ गया। वो अहमद मुझे डरा रहा है, मुझे अम्मा के पास जाकर सोना है, लेकिन अहमद कहता है कि सीढ़ियों में एक चुड़ैल खड़ी हुई है। आप मुझे छोड़ आओ ना अम्मा के कमरे में, या फिर मैं आपके पास सो जाऊंगा। वो उसके कंधे पर अपना सर रखता नींद से भरी आवाज़ में बोला। खुदाया, ये अहमद का बच्चा भी ना, कहाँ खड़ी है चुड़ैल सीढ़ियों पर? कुछ भी नहीं है, आप आराम से चले जाओ मेरी जान। वो उसके दोनों गाल चूमते हुए बहुत प्यार से समझा रही थी। उसका इरादा तो नहीं था उसको भेजने का, लेकिन ताशफैन के गुस्से को भी वो समझ चुकी थी। नहीं है, मैंने देखी है, वहाँ नीचे खड़ी आधी सीढ़ियों पर, इसीलिए तो मैं आपके पास आया। वो मासूमियत से उसके गिर्द बाहों का हिसार बना चुका था। ये गंदे वाले भैया आपके कमरे में क्यों आए हैं? इन्होंने बारिक भाई को मारा, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इनको कमरे से निकाल दो। छोटू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जब उसने पीछे खड़े ताशफैन की तरफ देखा। छोड़ के आओ जल्दी से इसे इसकी अम्मा के पास। वो वापस आते कमरे में बेड पर बैठ गया, जबकि वो भी छोटू को लिए अंदर आ गई। मैं कैसे छोड़ कर आऊँ? सुना नहीं आपने, सीढ़ियों पर चुड़ैल खड़ी है? वो परेशानी से उससे कहने लगी, जबकि ताशफैन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मतलब वो भी छोटू की तरह डर रही थी उस वक्त? इंतहाई डरपोक किस्म की थी वो भी। इस बड़े वाले बच्चे ने इस छोटे बच्चे को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठ बोला है, उसने समझाने वाले अंदाज में कहा, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाती छोटू को अपनी बाहों में भरते उस पर कंबल करने लगी। क्या कर रही हो तुम ये? वो कंबल हटाते हुए गुस्से से बोला था। उसे हरगिज़ मंजूर न था कि वो ये रात यहाँ इस छोटू को अपने साथ सुलाकर बर्बाद करने वाली है। देखें, हम दोनों को नीचे सीढ़ियों पर जाते हुए डर लगता है, इसीलिए छोटू मेरे पास सोएगा। वो मासूमियत से उसकी तरफ देख कर बोली, जबकि वो अगले ही लम्हे छोटू को उठाए कंधे से लगाता कमरे से निकलने लगा। जब छोटू ने रोना शुरू कर दिया, छोड़ने तो जा रहा हूँ तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास, अब क्या तकलीफ है तुम्हें? वो बेहद गुस्से से बोला। मेरा तकिया? वो भी इंतहाई गुस्से से उस पर गुर्राया, जैसे उस कमरे में छोड़कर वो उस पर एहसान ना कर रहा हो, बल्कि उन दोनों को इन कमरे में तनहा छोड़ना छोटू का उन पर एहसान हो। वो जल्दी से वापस कमरे में आते हुए छोटा सा तकिया उठाकर उसे देता, वापस कमरे से निकलने लगा, लेकिन जाते जाते उसे धमकी लगाना नहीं भूला। दरवाज़ा बंद करने की गलती हरगिज़ मत करना, कमरे की चाबी मेरे पास मौजूद है, और यहाँ बैठकर अंदाजे मत लगाना कि चाबी मेरे पास कहाँ से आई। नीचे जो दीवार है ना, वहाँ सारे कमरों की चाबियाँ लगी हैं। वो बात मुकम्मल करता कमरे से निकल गया, जबकि वो दरवाज़ा बंद करने के बारे में अभी सोच ही रही थी, मगर सोच कर ही रह गई बस। कमरे पर दस्तक होते ही इब्राहिम ने उठकर दरवाज़ा खोला था, लेकिन ताशफैन को खड़े देख ज़रा परेशान होते। उसने शर्ट तक नहीं पहनी हुई थी और वो इस अधनंगे वजूद के साथ पूरे घर में घूम रहा था। आपके बड़े वाले बच्चे ने छोटे वाले का दिमाग ख़राब कर दिया। इस साहबजादे को सीढ़ियों पर चुड़ैल खड़ी नज़र आ रही है। वो उसे फेंकने वाले अंदाज में इब्राहिम को दे रहा था। अरे मेरा बच्चा डर गया, वो उसे अपने साथ लगाते हंसते हुए बोले, जबकि ताशफैन वहीं से पलटने लगा। छोटू, आपने थैंक यू बोला भैया को? भैया इतनी रात को अपनी नींद खराब करके आपको छोड़ने के लिए आए। इब्राहिम ने बड़े प्यार से छोटू को मुखातिब करते कहा, ये बहुत गंदे वाले भैया हैं, इतने गुस्से से मुझे छोड़ने के लिए आए। मेरा तकिया भी ऊपर तनाशु आपू के कमरे में छोड़ के आए थे, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मैं इनको थैंक यू नहीं बोलूँगा। वो मुंह बनाते हुए सारा राज फाश कर गया। ताशफैन ने उसे देखा, मतलब वही था जो उसे बच्चा समझ रहा था। ये बच्चा किसी जिन से कम नहीं था। तनावुश के कमरे में? इब्राहिम साहब ने उसकी बात दोहराई, जबकि वो कंधे उचका गया। यहाँ मैं अपनी बीवी के लिए आया हूँ, आपके लिए तो आया नहीं हूँ, और ना ही आपका ये लाडला मुझसे मदद मांगने मेरे कमरे में आया होगा। फिक्र मत करें, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हो सकता है मैं कल ही तनावुश को लेकर यहाँ से निकल जाऊँ। वो अपनी बात मुकम्मल करता वापस जा चुका था, जबकि इब्राहिम साहब उसके जाने का सुनकर परेशान हो गए थे। वो कमरे में वापस आया तो वो वहीं बैठी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। आप इस तरह शर्ट के बगैर नीचे गए थे? वो परेशानी से उससे पूछने लगी, जैसे जानती ही ना। हालांकि उसके कमरे से जाते ही वो शर्ट सोफे पर पड़ी देख चुकी थी। नहीं, वो जो सीढ़ियों पर खड़ी चुड़ैल थी ना, उसने शर्ट मुझे दे दी थी। वो उसके करीब आते हुए बोला, आपने ताया अब्बू को बताया तो नहीं कि आप यहाँ मेरे कमरे में हैं? वो बड़ी परेशानी से पूछने लगी थी। यही सवाल तो उसे तंग कर रहा था। मैंने नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे उस जानू ने बता दिया जिसे तुम चूम रही थी। उसके लबों को अपने हाथ से छूते हुए वो अपनी जलन बयान कर गया। तो
क्या सोच रहे होंगे वो परेशान हुई थी, जबकि उसकी परेशानी की उसे परवाह नहीं थी। कल हम दोनों वापस जा रहे हैं, मैंने तुम्हारे ताया अब्बू को भी बता दिया, लेकिन मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ताशफैन। वो उसकी तरफ देखते बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोली, स्टॉप इट तनावुश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ सारी बात, अब तुम्हारी इस जिद का कोई मतलब नहीं निकलता। मैं कल ही वापस जाने का इंतज़ाम करूँगा, मैं एक सेकंड उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहता। वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोला था, आप इन लोगों के साथ नहीं मेरे साथ हैं, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे मेरे घर में ही रहना है। अगर आप जाना चाहते हैं तो शौक से जाइए। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर कर रही थी। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी इस फजूल की जिद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कल तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, और कल अपने भाई के सामने तुम खुद अपनी ज़ुबान से कहोगी कि तुम्हें मेरे साथ वापस जाना है, वरना आज तो सांस लेने की इजाज़त दे दी, दोबारा इस गलती पर सारी ज़िंदगी के लिए सांसें छीन लूँगा। वो धमका रहा था, आप मार डालें मुझे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो ज़िद पर अड़ी मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी, जबकि वो उसकी सारी मज़ाहमतों को अब कंट्रोल कर चुका था। बेकार हैं ये सारी मज़ाहमतें, मैं किसी दिन तुमसे तुम्हारी सांसें ही छीन लूँगा, जो तुम मुझसे दूर हो, जब तुम मुझसे दूर होकर जीना चाहोगी, वो लम्हे ही छीन लूँगा मैं तुमसे। मेरी हो तुम सिर्फ, मेरे बिना तुम्हें सांस लेने की भी इजाज़त नहीं। वो नमाज पढ़कर फारिग हुई तो बेड पर बेसुध पड़े ताशफैन की तरफ नजर गई। वो शर्टलेस आराम से बेड पर पड़ा हुआ था, दुनिया जहान की कोई खबर ना थी। वो अब सुकून से सो रहा था। बहुत सारी दुआएं मांगने के बाद वो उसके पास बैठते हुए उसके सीने पर फूंक मारती उसके माथे पर नरमी से लब रख गई। वो सोते हुए बहुत मासूम लगता था, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह, लेकिन ये छोटा सा बच्चा उसे तंग भी बहुत करता था। अपने मुताबिक तो वो उसकी अकल ठिकाने लगा चुका था, जबकि सुबह उसे अपने बाजुओं से आज़ाद करते हुए भी उसने साफ अल्फाज में कहा था कि वो वापस जाने वाले हैं, वो भी आज ही। वो पाकिस्तान में रहने के लिए नहीं आया और ना ही उन लोगों के बीच में रह सकता है, इसीलिए वो अपनी तैयारी पकड़े। उठ जाएं ताशफैन, बहुत वक्त हो चुका है, देखें 5:30 बजने वाले हैं, जल्दी से उठें और यहाँ इस कमरे से निकलें बाहर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपको इस कमरे में देख ले। वो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस वक्त मुझसे दूर जाओ, ये मेरे लिए बहुत ख़ास लम्हात हैं। नहीं ताशफैन, समझने की कोशिश करें, आपको इस कमरे से जाना होगा। वो बोल ही रही थी कि वो उसे चुप करा गया। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वारिक अब तक गहरी नींद में है। एक नज़र घड़ी की तरफ देखा तो वो भी 7:30 बजा रही थी। वारिक को अभी काम पर जाने में काफ़ी सारा वक्त था, इसलिए वो उसे डिस्टर्ब ना करते हुए उठकर फ्रेश होने चली गई। वारिक बहुत देर से रात को सोया था, तो यकीनन उस वक्त तक उसकी नींद हरगिज़ पूरी नहीं हुई होगी। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो वारिक अब भी पुरसकून नींद ले रहा था। उसने एक दफ़ा फिर घड़ी की तरफ देखा, तो फिर उसे वारिक की नींद में खलल डालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा, क्योंकि अब 8 बज चुके थे। सो वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आई और उसके चेहरे पर झुकते अपने बालों से निकलते पानी की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर एक अदा से झटकने लगी। उठ जाइए मिस्टर वारिक, आपके बॉस बनने का टाइम शुरू होने वाला है, हस्बैंड बनने का टाइम फिनिश। तो मिसेस वारिक इब्राहिम, अगर आपका शोहर आपका बॉस बनने से थोड़ी देर पहले शोहर बनना पसंद करे तो कोई एतराज़ तो नहीं होगा आपको? अगर एतराज़ हुआ तो कोई मसला होगा? वो उसके कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए अपने चेहरे को उसके करीब करते हुए बोली, सब समझ में आ रहा है, अदाएं दिखाकर मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो। वो उसे पीछे करते हुए बोला था, ओह आप तो मेरी प्लानिंग ही पकड़ गए, अब तो मैं फंस गई। उसने खुले दिल से कबूल किया। मायरा, बहुत खुश रहने लगा हूँ मैं, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। तुम अचानक से इतनी मेहरबान कैसे हो गई हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। वो सीरियस अंदाज में बोला, आपसे मेरा प्यार हजम ही नहीं होता, जाएं पीछे हटें। वो नाराज़गी दिखाने लगी, जबकि वो कानों को हाथ लगाता हुआ उसकी तरफ झुका था। मायरा जो नाराज़गी दिखाना चाहती थी, उसके मोहब्बत भरे अंदाज पर अपनी नाराज़गी भुला गई। क्या मतलब इरफान, आप कहीं जाने वाले हैं? यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो अपना सामान पैक कर रहे थे जब वो उससे पूछने लगी, मैं पहले अपने बिजनेस टूर्स के बारे में क्या बताता हूँ तुम्हें, जो इस बारे में बताऊँगा? मुझे अचानक ही जाना पड़ रहा है, खुद कल ही खबर लगी है मुझे, सो तुम अपना ख्याल रखना। डैनी यहीं होगा तुम्हारे साथ, मैंने उससे कह दिया है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। और तुम भी अपने अंदाज पर थोड़ा कंट्रोल करना, वो जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है तुम उतना ही उस पर बेफजूल इल्ज़ामात लगाकर जलील करती रहती हो। अब अगर तुमने मेरे बेटे के साथ इस तरह की कोई भी हरकत की तो याद रखना, इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा ना होगा। वो काफ़ी गुस्से से बोल रहे थे। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है उसे इरफान? मैं सच कह रही हूँ, उसने मुझे मारने की कोशिश की है। वो अब भी अपनी बात पर कायम थी। देखो जाइना, मेरी बात सुनो, तुम्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है, और डैनी ने एक जानने वाले डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी ले ली है, तो प्लीज़ उसके साथ वहाँ चली जाना।
क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप मुझे पागल समझते हैं? आपको लगता है मैं पागल हो रही हूँ? वो बेयकीनी से अपने शोहर को देख रही थी जो उसे पागल समझने लगा था। वो 2-3 दफ़ा पहले भी उसे कह चुका था कि उसे वो बेयकीनी से अपने शोहर को देख रही थी जो उसे पागल समझने लगा था। वो 2-3 दफ़ा पहले भी उसे कह चुका था कि उसे किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। वो उसकी किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही ना था। वो उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार ही ना था। मैं तुम्हें पागल नहीं कह रहा हूँ ज़ाइना, सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। बेहतर है तुम अपना आप सँभाल लो। तुम सिर्फ़ बीमार हो, कोई भी अच्छा डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर सकता है, इससे पहले कि सब कुछ बढ़ जाए। बेहतर है कि हम इसका अच्छे तरीके से इलाज करवा लें। वो उसे समझा रहा था, इलाज की ज़रूरत है। मतलब आप मुझे पागल ही समझते हैं। आपका बेटा मुझे पागल कर रहा है और आप मुझे पागल साबित करना चाह रहे हैं। ज़ाइना, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ अपनी मीटिंग की वजह से, और ऊपर से तुम्हारी ये फ़ज़ूल की बातें मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। काम पर जाने दो मुझे, वापस आकर हम इस सिलसिले में बात करेंगे। और हाँ, डैनी जो भी तुम्हें कहेगा तुमने वही करना है। याद रखना, अपनी मनमर्जियाँ मत करना। डैनी का ये दोस्त हांगकांग से आया सिर्फ तुम्हारे इलाज के लिए, तो बेहतर होगा कि तुम उससे मिलो और अच्छे से बिहेव करना, डैनी के साथ भी और उसके फ्रेंड के साथ भी। वो उसे समझाते हुए वहाँ से निकल गया, जबकि ज़ाइना पीछे तक उनके साथ बाहर आई थी। डैड, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। वो कमरे से निकले तो डैनी उनके गले लगते हुए बोला, जबकि उसे अपने साथ लगाते हुए उसके माथे को चूम गए थे। मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा मेरी जान। अपनी माँ का ख्याल रखना, उनकी तबीयत ठीक नहीं। वो प्यार से उसे समझा रहे थे, जबकि डैनी के लब मुस्कुराए थे। उसने एक नज़र ज़ाइना की तरफ देखा जो उसके पुरस्कार अंदाज पर उसे देखकर घबरा सी गई थी। ऑफ कोर्स डैड, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना मॉम के पास, और मेरे होते हुए भला इन्हें क्या हो सकता है। आप आराम से जाएं और आराम से वापस आएं। मैं हूं ना मॉम के पास, और मेरे होते हुए भला इन्हें क्या हो सकता है। मैं इन्हें डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा। वो उन्हें तसल्ली दे रहा था। मुझे यकीन है मेरे बच्चे, अब मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। वहाँ पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगा। और हाँ ज़ाइना, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे, लेकिन तुम्हारा फ़ोन सुबह मैंने फर्श पर टूटा हुआ देखा था। वो उसे बताते घर से निकल गए। मेरा फ़ोन, वो कैसे टूट गया? मेरा फ़ोन कैसे टूट गया? तुमने तोड़ा है ना मेरा फ़ोन। तुमने मेरा फ़ोन ख़राब कर दिया ताकि मैं अपने शोहर से राब्ता ना कर सकूं। सब समझ आ रहा है मुझे डैनी, तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके क्या हासिल कर लोगे तुम? वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी, जबकि डैनी पुरसकून अंदाज में सोफे पर बैठ जाता है। इंसाफ हासिल करूंगा मैं मॉम, अपनी माँ के लिए जिसे तुमने मार डाला। ये मत सोचना कि तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें नहीं मिलेगी। वो खुलकर सामने आया था, जबकि उसके अंदाज पर वो हंसती। मुझे कातिल साबित करना चाहते हो? अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहते हो? कैसे दिलाओगे अपनी माँ को इंसाफ? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारी माँ को मैंने मारा है? जल्द सबूत मिल जाएगा तुम्हें। तुम खुद दोगी सबूत, बहुत जल्द, जब तुम अपनी ज़ुबान से कहोगी कि तुमने ऐसा किया है। वो यकीन से कह रहा था, जबकि वो उसकी बात पर खुलकर हंसने लगी। तुम कल के बच्चे और आज भी बच्चे हो। अपने ख्वाब लेकर अपनी माँ की तरह कब्र में चले जाओगे, लेकिन मेरे खिलाफ तुम्हें सबूत नहीं मिलेगा। मेरे खिलाफ तो वो सबूत पेश नहीं कर सका जिसके पास सबूत थे। तुम क्या चीज़ हो? वो गरूर से कहते अंदर चली गई, जबकि उसके इस अंदाज पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि जो कुछ वो सोच रहा था वो उसके वहमो गुमान में भी ना था। उसके हर सवाल का जवाब वो इस अंदाज में देने वाला था कि वो कुछ पूछने के काबिल ही ना रहती। तनाउश के कमरे से अपने कमरे में वापस आते उसने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। वो अपने लिए कपड़े ढूंढ रहा था, इरादा शावर लेने का था, जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। वो अंदर दाखिल हो गए। उसने घूरकर उस लड़की को देखा। ताशफैन, तुम्हारा नाश्ता सोचा ले आऊं, क्योंकि नीचे सबके साथ जाकर तो तुम नाश्ता करोगे ही नहीं। वैसे तुम अपने लिए कपड़े निकाल रहे हो, लाओ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। सदफ बेबाकी से उसके पास आते हुए कहने लगी, जबकि वो अपनी शर्ट के अगले बटन जल्दी जल्दी लगाते उसे मना करने लगा था। ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर मदद की ज़रूरत हुई तो मेरी बीवी ये बगल वाले कमरे में होती है, बुला लूँगा उसे। जा सकती हो अब तुम यहाँ से। उसने एहतराम वाला सिलसिला रखा ही ना। अगर तुम्हारी बीवी को तुम्हारी परवाह होती तो मेरे ख्याल में वो इस वक्त यहाँ होती,
ना कि अपने बगल वाले कमरे में। लाओ दो मुझे, मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके लाती हूँ। वो उसके हाथ से कपड़े लेते हुए बोली, वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम ऐसे दिखते होगे। तुम्हारी तस्वीरें एक दो दफ़ा सोशल मीडिया पर देखी हैं मैंने, लेकिन तुम्हें लाइव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हॉलीवुड का हीरो हो कोई। वो उस पर बेबाक तबसरा करते हुए उसके सीने को छूने लगी। जब तनावुश अंदर दाखिल हुई, उसे ताशफैन के इतने करीब खड़े देखकर तनावुश ने गुस्से से सदफ को देखा था। वो रोज़ की वजह से पहले ही उससे खफा थी, अब इस सदफ की वजह से कोई और मसला खड़ा ना हो जाए। वो ज़रा पीछे को हट कर रुका था। सदफ बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चले नीचे जाइए, नाश्ता लग गया। और आपने कौन सी शर्ट इस्त्री करवानी है? ये वाली? उसके आस्तीन बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बहुत शौक है बॉडी की नुमाइश करवाने का। वो शर्ट सदफ के हाथों से लेकर उस पर फेंकते हुए खुद ही उसके लिए शर्ट निकालती उन दोनों के बीच में आकर रुकी। ये वाली ठीक रही थी। पीछे हटें ताशफैन, रास्ते में क्यों खड़े हैं? और भी काम है मुझे, सिर्फ आपको कपड़े ही नहीं देने। वो जल्दी जल्दी उसे पीछे हटाते इस्त्री स्टैंड के पास आई। उसे सदफ से दूर करती उसकी शर्ट इस्त्री करने लगी। तुम उसके काम क्यों कर रही हो? क्या वारिक को पता है? मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? इनकी बीवी हूँ मैं, तो इनके काम भी मुझे ही करने हैं। और आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? नीचे चलें और जाकर नाश्ता करें। और यह नाश्ता आपको यहाँ लाने की क्यों ज़रूरत थी? इसे भी नीचे ले जाएं। मैं और ताशफैन नीचे ही नाश्ता करेंगे आकर। ताशफैन खड़े क्या हैं, जाए नहाने के लिए। वो जल्दी से जल्दी उसे सदफ की निगाहों से दूर हटा देना चाहती थी, जबकि वो उसका गुस्सा देखते हुए वॉशरूम में घुस गया। और अब सदफ भी मजीद वहाँ एक सेकंड नहीं रुकना चाहती थी। उसका एक दिमाग ख़राब था जो अपनी माँ की बात सुनकर यहाँ इस कमरे में चली आई थी। उसकी माँ का मानना था कि मायरा तेज़ किस्म की लड़की है, वो आसानी से वारिक पर उसे कब्जा नहीं करने देगी। लेकिन तनावुश सीधी सादी है, अगर तुम तनावुश और ताशफैन के बीच में आ जाओ तो फ़ायदा हमें ही होगा, क्योंकि ताशफैन भी तो आधी जायदाद का मालिक है। लेकिन अब उसे लग रहा था कि तनावुश भी अब सीधी सादी नहीं रही। वो ट्रे लेकर कमरे से बाहर निकली तो उसकी शर्ट से इस्त्री करके वो बेड पर फैलाने लगी। मक्खियाँ बहुत हैं इस घर में, ज़्यादा खुला घूमने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े बाहर बेड पर रखें और दरवाज़ा मैं बंद करके जा रही हूँ। हर वक्त आपके साथ नहीं रहूँगी, आपकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए। वो बाहर से उसे अच्छा खासा सुनाकर कमरे से निकली थी, जबकि अंदर उसके जलन भरे अंदाज पर वो खुल कर हंसा। उसका ये अंदाज उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब वो जल्दी जल्दी नहा रहा था ताकि नीचे चला जाए। उसका इरादा तनावुश के साथ ही नाश्ता करने का था, वो भी वारिक के सामने बैठकर, ताकि वारिक को पता चल सके कि वो तनावुश पर क्या हक रखता है और वो जब चाहे अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जा सकता है। और वैसे भी अब वो उसे यहाँ रहने देने वाला था भी नहीं। उसका इरादा आज ही शाम की फ़्लाइट से वापस जाने का था, और यही बात वो सबको बताने भी वाला था अभी नाश्ते की टेबल पर। वो नाश्ता करने के लिए नीचे आया तो सब लोग खुश हो गए, क्योंकि किसी को भी उम्मीद ना थी कि वो नीचे सबके साथ आकर नाश्ता करेगा, जबकि वो तो तनावुश के साथ वाली कुर्सी भी खींच कर बैठ चुका था। जब वारिक ने उन दोनों को घूर कर देखा, उसका गुस्सा देखकर तनावुश जल्दी से उठने लगी। जब ताशफैन ने बाजू पकड़कर उसे वापस अपने करीब बिठाया। क्या हुआ डार्लिंग, क्या करंट लग गया है सीट से जो भाग रही हो? आराम से बैठो, नाश्ता करते हैं। तुमने तो मेरे लिए कुछ बनाया नहीं होगा। खैर मायरा, तुमने क्या बनाया? वो सारे डोंगों पर से ढक्कन हटाते बेतकल्लुफ़ी से पूछने लगा। यार मैंने तो सिर्फ अंडा और पराठा बनाया, वो भी वारिक के लिए। ये लो अंडा, तुम खा लो। पराठा वारिक ही खाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे खाने के काबिल नहीं है। और वैसे भी मेरा बनाया गया पराठा सिर्फ वारिक ही खा सकते हैं। वो अपने बनाए नाश्ते को देखती वारिक के आगे से अंडा हटाते हुए उसे दे चुकी थी। ओह ग्रेट यार, थैंक यू, ये तो शक्ल से ही बहुत अच्छा लग रहा है, खा के टेस्ट करता हूँ। वो जल्दी जल्दी कांटा लिए उसे चेक करने लगा। वाह यार, तुम तो यहाँ आकर मास्टर शेफ़ बन गई हो, क्या कमाल का अंडा बनाया तुमने। वो खुलकर उसकी तारीफ़ करने लगा तो मायरा ने वारिक को इशारा किया और अपने काम की दाद चाही, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाता अपना पराठा खाने लगा। तुम भी खाओ ना, देखो कितना अच्छा बनाया तुम्हारी भाभी ने, तारीफ़ करो इसकी। वो थोड़ा सा अंडा तोड़कर ज़बरदस्ती तनावुश के मुंह में भी डाल चुका था, जबकि उसकी इस बेबाक हरकत पर सदफ और खाला का तो मुंह खुल गया, जबकि अम्मा नज़रें झुकाकर हंस दी। ये सारी हरकतें ना कमरे के अंदर अच्छी लगती हैं ताशफैन बेटा, तुम्हें इस घर के असूल पता नहीं है, खाला ने बोलना ज़रूरी समझा। घर के असूल घर के मालिक बनाते हैं, मेहमान नहीं खाला जी। आपको नहीं लगता कि आप घर के मामलों में कुछ ज़्यादा ही टांग अड़ाती हैं? जिस तरह उनका ठंडे लहजे में तंज आया था, उसी तरह इस ठंडे लहजे में उसने जवाब दिया। खैर हम जा रहे हैं वापस आज शाम की फ़्लाइट से, सोचा बता दूं सबको। उसने सबकी तरफ देखते हुए खासकर वारिक पर नज़रें जमाई थी। शौक से जाओ, लेकिन मेरी बहन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वारिक ने फैसला किया था। अच्छा, तो यही बात ज़रा अपनी बहन से पूछ कर कहो,
पूछो ये क्या चाहती है। वो पुरसकून अंदाज में नाश्ता करते हुए सारी बात तनाउश पर डाल चुका था, क्योंकि कल रात के बाद उसे यकीन था वो इनकार नहीं करेगी, वरना इनकार का अंजाम वो बहुत अच्छे से जानती थी। कल रात की शिद्दतें उसे भूली तो हरगिज़ ना होंगी। मैं वही करूँगी जो मेरे भाई कहते हैं ताशफैन। कल भी आपको बताया था, अब भी बता रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी किसी भी बात से खौफज़दा हो जाऊँगी। मुझे डर नहीं लगता आपसे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी जब तक मेरा भाई नहीं चाहेगा। आप अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वो भी पुरसकून अंदाज में बोली। उसका इतना ठंडा जवाब ताशफैन को सचमुच में हैरान ही तो कर गया था। मेरा नहीं ख्याल कि अब मुझे मेरी बहन से कुछ भी पूछने की ज़रूरत है। वारिक उठकर खड़ा होते खुलकर मुस्कुराया। बकवास करती है ये, इसे तो मैं आज अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। ये होती कौन है मेरे साथ ना चलने वाली। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन इसे तो मैं लेकर जाऊँगा अपने साथ। तुम यहाँ से अकेले ही वापस जाओगे ताशफैन, मेरी बहन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो यकीन से कह रहा था। मैं यहाँ से जाऊँगा तो अपनी बीवी को साथ लेकर ही जाऊँगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ठीक है ताशफैन बेटा, ये तुम दोनों का निजी मामला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, लेकिन जब तक तनावुश की अपनी मर्जी नहीं होगी इस घर से जाने की, तब तक तुम उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये तुमसे रूठ कर आई थी, इस मान के साथ कि तुम इसे मनाने आओगे, और तुम इसे मनाने की बजाय इस पर धौंस जमा रहे हो। इस तरह से रिश्ते नहीं बनते मेरे बच्चे। अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो मना कर ले जाओ। इससे पहले कि उनकी बात बढ़ती या लड़ाई शुरू होती, अम्मा ने बीच में बोलकर सारा ही मामला हल कर दिया। ये अपनी मर्जी से मेरे साथ जाना चाहेगी, उसने यकीन से कहा। तो ठीक है, जब ये अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ जाना चाहेगी, उसने यकीन से कहा। तो ठीक है, जब ये अपनी मर्ज़ी से आकर हमें कहती है कि इसे अपने शौहर के साथ जाना है, तो हम खुद इसे खुशी खुशी तुम्हारे साथ भेज देंगे। अम्मा ने बात ख़त्म करते बर्तन उठाकर किचन का रुख किया, जबकि वो नाराज़गी भरी निगाह उस पर डालता कमरे की तरफ चला गया। इतनी बुरी हो तुम तनावुश, अब बैठी टेबल को क्या घूर रही हो, जाकर मनाओ मेरे दोस्त को। मायरा को बड़ा गुस्सा आया था उसकी हरकत पर। तुम्हारा मामला नहीं है, तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं, वारिक ने उससे कहा। आपका मामला नहीं है, आपको भी बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलें, जाकर तैयार हूँ, ऑफिस नहीं जाना क्या। वो उसे घूरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि वो एक नज़र तनावुश को देखता उसके झुके हुए सर पर हाथ फेरते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।